डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ नर्स। तो जो के एफओएन पार्ट 1 का यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हम प्रीवियस स्लाइड डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वो पार्ट 1 इसका आपको वहीं से मिलेगा, और वो जो प्रीवियस जितने स्लाइड्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स। कि हमारे पास प्रोफेशनल नर्स जो होता है उसका क्या रोल होता है। रोल मीन फंक्शन, कि उसके फंक्शन क्या है, रोल क्या है, सेम लाइक दिस। तो हमारे पास उसके जो रोल होता है, क्योंकि नर्स का जो प्रोफेशनल नर्स होता है उसके डिफरेंट रोल होते हैं। उस रोल को आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से रोल है। सो हमारे पास जो रोल है वो केयर गिवर का रोल है, काउंसलर है, हमारे पास टीचर एंड क्लाइंट एडवोकेट की बात करते हैं, चेंज एजेंट की बात करते हैं, कम्युनिकेटर की बात करते हैं, टीम मेंबर एंड रिसोर्स पर्सन, लीडर, डिसीजन मेकर एंड रिसर्चर। These all are the role of professional nurse. So next, अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रोल्स हैं वो क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट रोल है ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स वो ये है कि रोल एज अ केयर गिवर, कि वो केयर गिवर किस तरह रोल प्ले करता है। तो केयर गिवर मतलब ये है कि हमारे पास द केयर गिवर इज द रोल मोस्ट कॉमनली एसोसिएट with nursing by the general public। मतलब मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो हमारे पास जो रोल है केयर गिवर, वो जनरल जो पब्लिक है उसमें भी वो रोल प्ले कर सकता है। जैसे अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पे भी वो एक रोल प्ले करता है, जितने भी नर्सेज हैं। इन द रोल ऑफ केयर गिवर द नर्स प्रोवाइड द डायरेक्ट केयर व्हेन द क्लाइंट्स आर अनेबल टू मीट देयर ओन नीड्स। वो ये केयर गिवर वो होते हैं जो क्लाइंट जो होते हैं, मतलब जो क्लाइंट्स मतलब वो अनेबल होते हैं कि वो खुद का केयर रखे, अपनी नीड्स को पूरी करें। तो उनको नीड्स को हम ही देखते हैं और उस नीड्स के अकॉर्डिंगली हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसी को कहते हैं केयर गिवर। अच्छा, दूसरा हमारे पास दिस इंक्लूड्स फिजिकल नीड्स। हमारे पास फिजिकल नीड्स आती हैं which can range from the total care of the helping a patient with illness prevention, completely dependent, partially dependent, and supportive educative care, etc. तो ये सारे देखो हमारे पास जितने भी, अगर हम बात करते हैं कि केयर गिवर की बात करते हैं, जिस तरह हम एक पेशेंट को जो अनेबल टू मेक देयर ओन गोल्स, सही, जो उसके अपने नीड्स होते हैं, सॉरी उसके जो नीड्स होते हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास उसकी कौन कौन सी नीड्स होती है, बिकॉज एज यू नो दैट वी आर नर्सेज एंड नर्स नीड टू फोकस ऑन द नर्सिंग केयर एंड नर्स नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम एज वेल एज द पेशेंट नीड। सो इस वजह से वो नीड कौन कौन सी होती है। हमारे पास फिजिकल नीड्स हैं, जो फिजिकल नीड्स होती है पेशेंट की, कि फिजिकली उनको किस चीज की जरूरत है, क्या नीड्स है, ताकि वो हम फिजिकली उसको पूरा कर सके। सही है, उस फिजिकली वो होते हैं कि आप उसको फिजिकली इंप्लीमेंट करते हो, उस नीड को करते हो, काम करते हो उस पर, which can range from the total care to helping the patient with the illness। लेट्स सपोज अगर पेशेंट किसी इलनेस में है, बीमारी में है, तो उसको हम फिजिकली क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो उसकी फिजिकल नीड को हम पूरी कर रहे हैं। सही है। दूसरा हमारे पास है कंप्लीटली या पार्शियली डिपेंडेंट जो होते हैं। कुछ लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर आईसीयू में देखा जाए तो आईसीयू के जो पेशेंट होते हैं वो कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद से अपना केयर नहीं कर सकते, इस वजह से हम वहां पे केयर दे रहे होते हैं। और कहीं पे हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम पार्शियली केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट सपोर्टिव एडुकेटिव केयर। कुछ हम सपोर्टिव केयर देते हैं, कुछ एडुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने
इस तरह अपना ख्याल रखना है, ये सारी चीजें हम बताते हैं। प्रिवेंशन, सारी चीजें प्रिवेंशन जब हम बताते हैं कि किस तरह आपने खुद को इस बीमारी से प्रिवेंट करना है, तो जैसे कोविड-19 की हम बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे प्रिवेंशन पे हम फोकस करते हैं कि पेशेंट को प्रिवेंशन के बारे में बता दे, तो वो क्या है, वो हमारे पास सपोर्ट है, एडुकेट है। सही है। नेक्स्ट, तो उसके बाद हम बात करते हैं होलिस्टिक केयर की। देखो होलिस्टिक केयर जो है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि होलिस्टिक केयर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द होलिस्टिक केयर। सो द होलिस्टिक केयर जो है वो हमारे पास ये है कि जब हम पेशेंट को केयर दें, वी नीड टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट विद ऑल एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट्स के साथ, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, साइकोसोशली, कल्चरली, हर लिहाज से हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। तो उसी को हम कहते हैं होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर एम्फसाइज दैट द होल पर्सन ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर पार्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको टोटल जो पर्सन है, मतलब उसकी हर, ऐसा नहीं कि अगर हम फिंगर की बात करते हैं या पार्ट की बात करते हैं, एक पार्ट की हम काम नहीं करते। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट पेन के साथ है तो हमने उसकी पेन को नहीं देखना, मतलब उसको देखना है कि साइकोलॉजिकली इसकी पैटर्न क्या है, क्या उस एस्पेक्ट को भी देखना होता है कि मतलब साइकोलॉजिकली किस तरह है, मतलब इमोशनली किस तरह है। तो पेन के साथ उसकी वो चीजें भी हमने ऑब्जर्व करने होते हैं। सही है। तो ये हमें ये बता रहा होता है कि इसी को हम होलिस्टिक केयर कहते हैं। सिर्फ एक पार्ट को हम नहीं देखते, पूरे होल को देखते हैं कि उस हिसाब से हम पेशेंट को क्या करें, ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें और उसको केयर प्रोवाइड करें। तो होलिस्टिक केयर यही होता है, सिंपल इज दैट। अच्छा, दिस मीन दैट द नर्सेस आल्सो एड्रेस द साइको, ये देखो अभी यहाँ पे आ रहा है, साइकोसोशल डेवलपमेंटल, साइकोसोशल डेवलपमेंटल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। अब ये एक, अगर लेट सपोज पेशेंट आपके साथ एडमिट हुआ है और पेशेंट को पेन है, और ये पेन हम लोग क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जब हम पेन को आइडेंटिफाई करते हैं तो सिर्फ उसकी पेन पे काम नहीं करना होता, उसको ये देखना होता है कि उसको तो पेन है, प्रॉब्लम है, लेकिन साथ साथ उसको जो है वो साइको सोशल किस तरह है, डेवलपमेंटल उसकी नीड क्या है, कल्चरल नीड क्या है और स्पिरिचुअल नीड्स क्या है, साथ साथ ये भी हमें देखने होते हैं। तो फिर इसी को ही होलिस्टिक केयर कहते हैं। अब साइकोसोशल में हम बात करते हैं कि व्हाट इज द साइकोसोशल नीड्स। स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि साइकोसोशल नीड्स क्या होती हैं। तो साइकोसोशल नीड्स वही होती है, अगर पेशेंट को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो किस तरह उसको उस नीड को हमने पूरा करना है, उसको हमने एडुकेट करना है, काउंसलिंग करना है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि ये हमारा हम केयर गिवर है, तो इस हिसाब से भी हम उसको केयर देंगे ताकि उसकी स्ट्रेस को भी हम देंगे कि उसको तो वो नीड नहीं है, साइकोसोशल नीड तो नहीं है। अच्छा, डेवलपमेंटल नीड्स की बात करते हैं, मतलब उसमें जो एबिलिटी होती है वो भी देखते हैं कि वो किस तरह कोप कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें भी हम कल्चरल की बात करते हैं। और इस तरह स्पिरिचुअल नीड्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज अगर स्पिरिचुअल नीड्स की बात करें कि पेशेंट कहता है कि मुझे जो है नमाज पढ़नी है या तिलावत करनी है अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स। सही, उनके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं उनके, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग अपने स्पिरिचुअल नीड्स भी वो चाहते हैं कि हम ये करें, तो वो नीड्स भी हमने देखनी होती है कि उनकी वो नीड्स है तो वो भी देखें। तो यही है हमारे पास होलिस्टिक केयर होता है। दूसरा, द रोल ऑफ केयर गिवर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द टास्क एंड स्किल्स दैट वी एसोसिएट विद द नर्सिंग केयर, बट आल्सो इंक्लूड्स द अदर एलिमेंट्स दैट मेक अप द होल पर्सन। तो इसमें हमारे पास जो रोल केयर गिवर जो होता है उसमें हमारे पास जो ऑल टास्क, जितने भी टास्क होते हैं उस टास्क को हम क्या करते हैं, जो स्किल्स होता है दैट वी एसोसिएट विद द नर्सिंग केयर। हमारे नर्सिंग केयर में जब भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट, सही है, तो उसमें हमारे पास ऑल टास्क होते हैं जिसपे हम काम कर रहे होते हैं। साथ साथ सिर्फ उस टास्क पे काम नहीं करना, बाकी भी जितने एलिमेंट्स हैं उसको भी हमने देखना होता है। जैसे लेट सपोज अगर हम साइकोसोशल की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, इमोशनल की बात करते हैं और एज वेल एज स्पिरिचुअल की बात करते हैं। तो इस सारे विद ऑल एस्पेक्ट, सिंपल डेफिनेशन अगर आपने समझना है होलिस्टिक केयर का, वो ये है कि
we need to provide care to the patient with all aspects is called holistic care. Simple is that. Next. अच्छा, हमारे पास है रोल एज अ काउंसलर. अब काउंसलर, टीचर, एजुकेटर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. आपको हम बताएंगे कि काउंसलिंग क्या होती है. तो काउंसलर जो नर्स होता है वो हमारे पास काउंसलर भी होता है. सही है. काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ द हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम. देखो, हमारे पास जो पेशेंट होते हैं वो मोस्टली जब एडमिट होते हैं तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. वो प्रॉब्लम जो होती है साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है. तो उसके हिसाब से हमने क्या करना है, पेशेंट की उस स्ट्रेस को हमने क्या करना है, उसको हमने मिनिमाइज करना है, उसको कॉप करना है कि किस तरह कॉप करते हैं. पेशेंट को ये सिखाना है और यही काउंसलिंग होती है कि वो खुद से वो काम करे, वो कॉप कर सके. अब ये हम कॉप के बारे में भी आपको बताएंगे कॉप क्या होता है, और स्ट्रेस के बारे में बताएंगे कि स्ट्रेस क्या होता है. स्ट्रेस जो होता है, ये प्रॉब्लम, ये स्ट्रेस क्यों आती है, स्ट्रेस क्यों लेते हैं. स्ट्रेस मतलब किसी भी स्ट्रेसर होता है, जो भी स्ट्रेसर होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो स्ट्रेसर होता है, स्ट्रेसर कैन कॉज स्ट्रेस. जितने भी स्ट्रेसर होता है वो आपको स्ट्रेस देता है. लेट्स सपोज अगर हम बात करें तो हम हॉस्पिटल में एडमिट है, तो एडमिशन की वजह से बहुत लॉन्ग स्टे होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है वो क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है. सही है. तो वो स्ट्रेस क्यों हो जाता है, वो उसकी वजह से होता है ताकि मतलब उसका बहुत ज्यादा स्टे होता है हॉस्पिटल में, तो वो उसके लिए स्ट्रेसर है. सही है. तो कुछ स्ट्रेसर ऐसे भी होते हैं, लेट सपोज अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जहां पे नॉइस है, सही है, जहां पे बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन होती है, जहां पे बहुत ज्यादा अटेंशन होती है, तो ये क्या करता है, ये उसको स्ट्रेस काज करता है, क्योंकि ये स्ट्रेसर है. तो उस स्ट्रेस को फिर आपने क्या करना है, कॉप करना सिखाना है पेशेंट को. तो यही तो कॉपिंग, यही तो काउंसलर होता है, क्योंकि नर्स काउंसलर है तो वो कॉप करना सिखाएगा कि पेशेंट ने किस तरह स्ट्रेस से निकलना है. अब कॉप क्या होता है, कोप ये होता है कि जब भी हमारे पास स्ट्रेस हो और उस स्ट्रेस से हम निकले, सही है, तो उसी को हम कोप कहते हैं कि किस तरह हमने स्ट्रेस से निकलना है, स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, तो ताकि उसको फिर आगे हम ये डिस्कस करेंगे आपके साथ. अच्छा, सोशल, ये हो गया सोशल प्रॉब्लम. व्हेन वी एक्टिंग एज द काउंसलर, द नर्स असिस्ट द क्लाइंट विद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि नर्स, जितने भी हम, क्योंकि हम नर्सिस हैं और वी नीड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम. पेशेंट का प्रॉब्लम पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, देन वी नीड टू सोल्व द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन की तरफ जाना है. तो रिजोल्यूशन मीन के सॉल्यूशन की तरफ जाना है. तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन साथ साथ उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ भी जाना होता है, ताकि पेशेंट को हम क्या करें, कंफर्ट दे सकें. अच्छा, the counselor facilitate the client action and it does not tell client what to do, but assist the client to make their own decision. अब हमने इसमें ये कहना है कि द काउंसलर जो है वो क्या करता है, वो क्लाइंट को फैसिलिटेट करता है कि वो क्या करे, वो एक्ट करे. डू नॉट टेल क्लाइंट व्हाट टू डू. ये सेंटेंस आप देख ले इसमें कि आपने क्या करना है, ये आपने क्लाइंट को नहीं बताना कि आपने क्या करना है, बट उसको ये असिस्ट करना है क्लाइंट को कि वो क्या करे, वो अपना डिसीजन बनाए, कि वो अपना डिसीजन ले सके. सही है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स. His या her counseling is done to help client increase their coping skills. Simple. काउंसलिंग यही होती है कि जिसकी वजह से क्लाइंट की जो कॉपिंग स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाए. अब ये किस तरह, अगर लेट सपोज एक एग्जांपल दे दें, अगर एक पेशेंट है उसको स्ट्रेस है, सही है, लेट सपोज अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कॉलेज में जाते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो तो आपको वहां थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, वहां के लोग चेंज होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है कि मैं किस तरह यहाँ पे एडजस्ट होऊंगा. तो उसमें आप क्या होते हैं कि आप ये समझते हैं कि ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम इस तरह होता है. हर जगह जब जाते हो लोग न्यू होते हैं, कॉलेज न्यू होता है, आपका सराउंड चेंज होता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हो, उसमें एडजस्ट हो जाते हो. ये आपका कॉपिंग मैकेनिज्म कहलाता है. सही, इस तरह कॉप होता है. दूसरा एग्जांपल ये है
लेट सपोज अगर हम कॉप की बात करते हैं, कॉपिंग स्किल्स की बात करते हैं, अगर किसी से अगर कोई चला जाता है, जैसे अगर ज्यादातर काउंसलिंग हम आपने सुना होगा, जितने भी कपल्स होते हैं हम उसी को उसमें ज्यादातर काउंसलिंग की कहानी हम शुरुआती है करवाते हैं। तो वहां पे जितनी भी हम काउंसलिंग करते हैं तो वहां पे उनके साथ जो भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो उनको हम यही कहते हैं कि आप कोशिश करें, ठीक है आपको मतलब छोड़ के गया है या छोड़ के गई है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन बस उसने जाना था और ये उसका ये बस टाइम था, उसको थोड़ा सा हम बताते हैं कि किस तरह कोप करना है, बस इतना ही आपके साथ उसकी जिंदगी थी और उसने जाना होता है, बस इनफ है, ये तो जिंदगी, ये तो किस्मत की बातें हैं, इस तरह जो हम कहते हैं ना। तो इस वजह से फिर वो क्या करता है, वो उस चीज को कोप कर लेता है और वो खुद अपने आप को मेंटेन रखता है कि मैंने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। तो वो उसके पास वो स्किल्स आ जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि मैंने हर स्ट्रेस में, हर कंडीशन में किस तरह कोप करना है। और ये एक नर्स ही कर सकता है, क्योंकि नर्स जो है वो काउंसलर होता है। नेक्स्ट, counselor. Client are frequently concerned in stress management, how to deal with the chronic condition, grief and bereavement. देखो हमारे पास क्लाइंट की जब हम बात करते हैं तो हमेशा वो जो है एक ग्रीफ में होता है, एक बेरमेंट में होता है। क्योंकि ग्रीफ क्या होता है, ग्रीफ यानी कि ग्रीफ हम उसे कहते हैं जो गम होता है, सही। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ये कहती है कि ग्रीफ जो है वो 8 मिनट से ज्यादा नहीं होता, सही है। 8 मिनट तक ग्रीफ होता है, बाकी उसके बाद स्ट्रेस उसको होता है, वो स्ट्रेस में थोड़ा टाइम लगता है कि खुद को स्ट्रेस से निकाल सके। तो बेरमेंट ये होता है कि हम ग्रीफ में उस बंदे के लिए ग्रीफ करते हैं जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो पर्सन हो, थिंग हो, कोई भी चीज हो। अगर मेरे हाथ में वॉच है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, तो इसकी वजह से ये मैं कहूंगा कि ये मेरा बेरमेंट है जो मैं कर रहा हूं, सही है। तो इफेक्टिव काउंसलिंग इज अ होलिस्टिक, जो इफेक्टिव काउंसलिंग है इज होलिस्टिक इन द इट एड्रेस द इंडिविजुअल इमोशंस, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड कॉग्निटिव डायमेंशन। सिंपल इज दैट होलिस्टिक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो होलिस्टिक वर्ड दिया हुआ है तो उसका मतलब भी यही है कि हम विथ ऑल डायमेंशन के साथ साथ पेशेंट को उस डायमेंशन में एक इंडिविजुअल को क्या करना है, देखना है, असेस करना है, किस लिहाज से, ताकि उसका इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एंड कॉग्निटिव डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि होलिस्टिक मीन के ऑल एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट्स के साथ हम पेशेंट को देखते हैं कि उसको वो नीड्स तो नहीं है। नेक्स्ट, रोल एज अ टीचर। अब हमारे पास टीचिंग है, लर्निंग है। अब टीचिंग लर्निंग से पहले ये समझे कि टीचिंग का काम, टीचिंग जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो टीचर होता है वो टीच कर रहा होता है, सही है। तो टीचर जो होता है, जो टीचिंग होती है, टीचिंग में हम क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन में बता रहा हूं कि टीचिंग जो है उसमें हम एक्नॉलेज करते हैं और लर्निंग में हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, सही है। जब आपके पास नॉलेज आती है देन आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हो। तो इस वजह से जो नर्स नॉलेज लेता है, पूरा BSN कंप्लीट करता है, तो उसके बाद वो टीचिंग की तरफ आता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। फिर जाके वो जब टीचिंग में आता है तो वो टीच करता है, वो लोगों को एक्नॉलेज करता है। तो इसी तरह सेम लाइक दिस, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो एज अ टीचर भी हम वहां क्या करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, टीच करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ या डिजीज और डिजीज के हवाले से। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल शेयर द इंफॉर्मेशन विद द अदर टू प्रोवाइड देम विद द इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियर चेंज। वो इंफॉर्मेशन जो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, टीचर प्रोवाइड करता है टीचिंग में, ताकि उससे क्या हो, उससे किसी के बिहेवियर, उस इंफॉर्मेशन से हम क्या करें, बिहेवियर में चेंज लेके आए। जिस इंफॉर्मेशन की वजह से बिहेवियर में चेंज आती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। और टीचिंग हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। अब क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि सर एक्टिव प्रोसेस क्या होता है? तो एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। एक्टिव प्रोसेस वो होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सही है, उसी को एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। मैं अभी टीच कर रहा हूं ना आपके सामने,
तो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड है कि मैं टीचिंग करूं, सही है। तो इस वजह से ये एक्टिव प्रोसेस है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे है लर्निंग। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ द सिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन विद टू रिजल्टिंग द चेंज इन द बिहेवियर, जिसको हम मतलब टीच कर रहे हैं, फिर उसको उसकी बिहेवियर को हमने सिमुलेट करना है, देखना है कि उसके बिहेवियर में चेंज आया या नहीं आया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे बिहेवियर में चेंज है। अगर हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं है, डिग्री इज लाइक द पीस ऑफ पेपर, सही है। हमेशा हमारी एजुकेशन हमारी बिहेवियर से शो होती है। एज यू नो दैट कि जो हमारा बिहेवियर है उसी से शो होता है कि मैं एजुकेटेड हूं या नहीं हूं, सही है। तो ये काइंडली इस चीज को मेक श्योर करें और आपने वहां पे ये चीजें क्लिनिकल साइड पे करवानी है। नेक्स्ट रोल एज अ टीचर, अभी कंटिन्यू है। टीचिंग इज द इंटेंसिव पार्ट ऑफ द नर्सिंग। अब टीचिंग जो है इंटेंसिव मीन इनर पार्ट, सही है। तो नर्सिंग में हमारे पास नर्स views each interaction as an opportunity for their education. Both client and nurse can learn some things from every encounter with each other. हमारे पास इसमें ये कहते हैं कि चाहे वो नर्स हो या क्लाइंट हो, वो हर इनकाउंटर पे कुछ न कुछ सीख रहा होता है। जब भी वो मिलता है कुछ नई बात सीखता है। चलिए, इसका कहने का मकसद ये है कि as and the opportunity for the education, both client and nurse can learn something from every encounter. जब भी वो मिलते हैं तो वहां पे वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कुछ सीखे। लेट्स सपोज अगर मैं आपके साथ मतलब क्लिनिकल पे मिल रहा हूं तो तब भी मैं आपको कुछ ना कुछ टीचिंग करूंगा और आपको चीज बताऊंगा, तो आप मुझसे कुछ ना कुछ सीखोगे, सही है। हर टाइम जो है जब भी हमारी मुलाकात होगी, हमारा इनकाउंटर होता है टू दी पेशेंट, टू दी स्टूडेंट्स, तो वो उसे हर टाइम में वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और इस तरह टीचर भी कुछ ना कुछ अपने सीनियर से भी सीख रहे होते हैं। तो इस वजह से टीचिंग जो है, टीचर जो है वो क्या करता है, वो टीच कर रहा होता है एवरी इनकाउंटर विद ईच अदर। अच्छा, टीचिंग बाय द नर्सेस कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटेंशनल और इंसिडेंटल, क्योंकि जो टीचर होता है वो हर जगह पे आपको टीच कर रहा होता है। तो इस वजह से जब हर जगह पे टीच कर रहा होता है तो वहां पे डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट नॉलेज हमारे साथ शेयर करता है, तो इससे हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। अब टीचर का एक फॉर्मल टीच कोई करता है जो फॉर्मल होता है, जिसे फॉर्मल आपको पता होता है कि फॉर्मल तरीके से वो अगर आपको एक चीज बता रहा है अकॉर्डिंग टू दी हॉस्पिटल पॉलिसी, कॉलेज पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, या जो भी मीटिंग है, एजेंडा है, वो सारे फॉर्मल तरीके से होते हैं, सही है। अच्छा, दूसरा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब हमारी कुछ पर्सनल डिस्कशन होती है जिसमें हम बैठते हैं, बात करते हैं, सही, तो वो इनफॉर्मल होती है। इंटेंशनल जो होती है वो पहले से पता होता है कि आज मैं जो है आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, तो वो अनइंटेंशनल नहीं होती कि मैं अचानक आया हूं। जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारी फिर जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे YouTube चैनल में है, तो सेकंड पार्ट YouTube चैनल में हमारा ये जाएगा। तो ये इंटेंशनल नहीं है, ये हमें पता होता है कि ये इंटेंशनल मतलब अनइंटेंशनल नहीं है, ये इंटेंशनली हम करवा रहे ताकि हमें पता है कि हम ये करेंगे, सही है। दूसरा हमारे पास है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल वो होते हैं कि हमारे पास जो हॉस्पिटल साइड में जब आप जाते हो तो वहां पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। ड्रग इंसिडेंट्स भी हो सकता है, मेडिकेशन इंसिडेंट्स होता है, या किस तरह की भी हार्म होती है जो पेशेंट को हम देते हैं। तो उसी में जब हम इंसिडेंट करते हैं तो वहां पे हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर, क्योंकि टीचर जब हमें बताते हैं कि ये जो आपने इंसिडेंट किया ये क्यों किया, आपने कहां कहां पे गलतियां की, तो वो जो टीचिंग हमें देता है उसी को हम इंसिडेंटल टीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, रोल एज अ क्लाइंट एडवोकेट। अब क्लाइंट एडवोकेट क्या होता है, क्या रोल होता है? अगर क्लाइंट एडवोकेट है नर्स तो उसका रोल क्या होगा? अ क्लाइंट एडवोकेट इज द पर्सन हु स्पीक्स इन स्पीक अप फॉर और एक्ट on behalf of the client so as to protect him in the role the nurse may represent the client's needs and wishes to other health professional। अच्छा, इसमें ये है कि क्लाइंट की जो नीड्स है, उसकी जो विश है, वो जो चाहता है, उसकी विश और उसकी नीड्स को वो रिप्रेजेंट करेगा विद द अदर हेल्थ प्रोफेशन के साथ। हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं,
सही है, जो नर्सेज भी है, डॉक्टर भी है। तो हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट मुझे बता रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर को इन्फॉर्म करूंगा कि पेशेंट ये चाहता है, पेशेंट की ये जरूरत है, ताकि उसको पूरा कर सके। तो ये होता है एडुकेट, नॉट एजुकेट। एडुकेट मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम जो है आप जाके दूसरों जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो प्रोफेशनल है उनके साथ आप शेयर करते हो, उनके सामने उसकी नीड्स और उसकी विशेस आप क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। इसको हम कहते हैं एडुकेट। अच्छा, तो हमारे पास है कि एडुकेसी empower clients to be partners in the therapeutic process rather than the passive recipient of care. The relationship that encourage client empowerment is one of the mutual participation by client and nurse, client and families. And families are actively involved in the establishing the goals. सिंपल इज दैट कि जो भी क्लाइंट्स की नीड है, जो उसकी जो मतलब हम बात करते हैं कि जो उनकी रिसिपिएंट ऑफ केयर होता है, जो उसको केयर मिलता है, सही है, तो उसको देखते हैं। उनका जो रिलेशनशिप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको क्लाइंट को इनकरेज करना, उसको देखना, उसको बताना, उसके एम्पावरमेंट के हवाले से कि ये जो है, ताकि वो जितने भी है हमारे पास, जितने भी मतलब क्लाइंट्स है या उसकी फैमिली है, ताकि वो क्या करे, उसको उसी में पार्टिसिपेट करें। और क्लाइंट एंड फैमिलीज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी एस्टेब्लिश्ड गोल। क्लाइंट हो या फैमिली हो, दोनों को हम उस गोल में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उसके गोल्स को एस्टेब्लिश किया जाए। सही कि क्लाइंट के क्या नीड्स है और उसके पेशेंट के क्या, अटेंडेंट के क्या नीड्स है। क्योंकि सम टाइम जो है क्लाइंट पेशेंट बता नहीं पा रहा होता ड्यू टू डिजीज, पेशेंट डिजीज प्रोसेस में होता है, तो उस वजह से उसकी फैमिली के कुछ कंसर्न होते हैं रिगार्डिंग टू द केयर। तो उसके हवाले से फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको स्टेब्लिश करना, उसके लिए गोल स्टेब्लिश करना, उसको रिप्रेजेंट करना, सही है, दूसरे प्रोफेशनल के साथ। तो इसी को कहते हैं एडुकेसी एंड एडुकेट। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एडुकेट कंटिन्यू कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली क्लाइंट एंड फैमिलीज डू नॉट कम्युनिकेट देयर कंसर्न टू द फिजिशियन बट will do so to the nurse with whom a bond has been established. Nurses function are client the educate by the listening and communicating the express concern for to other healthcare provider and including those concerns into the care planning. सिंपल सी बात है कि क्लाइंट जो पेशेंट होता है, जो उनकी फैमिली होती है, वो इतने अनेबल नहीं होते कि वो क्या करें कि अपनी कंसर्न, अपनी नीड्स के बारे में वो जाके डॉक्टर को बता सके। क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स के, हम मोस्टली जो नर्सेज होते हैं वो ज्यादा इनकाउंटर करता है पेशेंट के साथ एज कंपेयर टू डॉक्टर। डॉक्टर इतने ज्यादा राउंड में नहीं होते जितने हम होते हैं, हमारी ड्यूटी हार्स ज्यादा होती है, हम पेशेंट के साथ बहुत क्लोज होते हैं। तो इस वजह से पेशेंट खुद नहीं बता सकता, तो पेशेंट अपनी जो भी कंसर्न है, जो भी इश्यूज हैं, वो हमें बताता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम उसी डॉक्टर के साथ क्या करते हैं, उस चीज को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, उसके जो इश्यूज हैं उनको उसके सामने रखते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि उसको उस पर काम किया जा सके और उसको उसमें प्लानिंग में लाया जा सके। जो वो प्लान बना रहे हैं, डॉक्टर प्लान बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, तो उस ट्रीटमेंट के लिए जो प्लान बनता है, ताकि उसके कंसर्न भी उसमें आ जाए, कि उस कंसर्न को भी देखा जाए, उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए प्लान बना जाए। नेक्स्ट, अच्छा, चेंज एजेंट। अब ये चेंज एजेंट क्या है, ये आपको बताना है कि हमारे पास चेंज एजेंट क्या होता है, कि नर्स किस तरह चेंज एजेंट काम करता है। तो देखो, नर्सेज who function in the role of the change agent, उसके चेंज एजेंट का रोल भी है recognize that the change is a complex process। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारे पास, सही है। The nurse change agent is protective, proactive, takes the initiative to make the things happen rather than the reactive। अच्छा, responding to the things after they have happened, change should not be done in a random manner। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज एजेंट ये होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है चेंज एजेंट।
तो हमारे पास जितने भी नर्व चेंज एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रो एक्टिव होते हैं, सही है, ताकि पहले से वो एक्टिव होते हैं, प्रो एक्टिव, कि यार ये प्रॉब्लम होगा, ये चीज होगी, हमें पहले से पता होता है कि ये चीज होनी है। अच्छा, टेक द इनिशिएटिव टू मेक द थिंग्स हैपन, कि यार ये चीजें होने वाली है, शुरू से हमें पता होता है कि ये चीजें होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कोई भी चीज काम करते हैं तो हमें ये पता होता है कि उस चीज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस वजह से इसी को हम कहते हैं वो चेंज एजेंट है, ताकि वहां पे चेंज लेके आ जाए, सही है, कि ये चीजें होगी। लेट सपोज अगर हमें एग्जांपल दूं, अगर मुझे ये पता है कि प्री ऑपरेटिव पेशेंट जो होता है, प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले पेशेंट की क्या नीड्स होती है, क्या करना होता है, ये मुझे पहले से पता होता है, इसी को कहते हैं चेंज एजेंट, सही है, जो प्री ऑपरेटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है। अच्छा, प्रोएक्टिव उसी को कहते हैं। दूसरा हमारे पास है रेदर देन द रिएक्टिव। रिएक्टिव से ज्यादा ये है कि हम रिएक्ट करें, उससे अच्छा ये है कि हम उस चीज को पहले से कम करें या कोशिश करें कि उसको उसके लिए इनिशिएटिव बने, सही है। तो ज्यादा उससे ये है कि हम प्रोएक्टिव करें, ना कि हम रिएक्टिव करें, सही है। अच्छा, रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स आफ्टर दे हैव हैपन, रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स आफ्टर दे हैव हैपन, हम उस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं जो चीजें हो जाती है, बाद में हम क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, सही है। अगर उस बाद में रिस्पॉन्स करना है तो पहले से चीजें बेहतर कर लो, तो ये तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर चीजों को हम पहले से बेहतर की तरफ देखें, उसको अच्छे करें, प्रोएक्टिव बने, तो बाद में रिस्पॉन्स करने से ज्यादा अच्छा है, हमारा टाइम भी बचेगा और हम ज्यादा इस चीज को मैनेज भी कर पाएंगे। अच्छा, चेंज शुड नॉट बी डन इन अ रैंडम मैनर, चेंज शुड नॉट बी डन इन अ रैंडम मैनर। रैंडम मैनर में नहीं होता कि रैंडम मैनर में चेंजेस आ रहे कि यहाँ पे नहीं हुआ तो वहां पे कर लेंगे, वहां पे नहीं हुआ तो यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे नहीं हुआ तो वहां पे कर लेंगे, इस तरह रैंडम मैनर पे नहीं होता चेंजेस, सही है। तो दूसरा हमारे पास ये है कि इट शुड बी प्लान्ड, इट शुड बी प्लान्ड, ये प्लान्ड होता है, इट इज क्लियर कि ये हमारे पास प्लान्ड होता है, पहले से होते हैं, केयरफुली एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ डिलिबरेटेड वे टू फैसिलिटेट द क्लाइंट्स प्रोग्रेस, ये पहले से हम डिलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्लाइंट की प्रोग्रेस को जो है वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि उसको अच्छा। अब लेट सपोज इसमें मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। नाउअडेज मैं यहाँ हूँ केपीके में, सही है, केपीके में हूँ और यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे जो जितने भी पेशेंट है, यकीन करें वो सर्जरी नहीं कर पा रहे। क्यों? वाई? बिकॉज देयर इज नो एनी नर्सिंग केयर, यहाँ पे नर्सिंग केयर नहीं है। पेशेंट को पता है अगर मेरी सर्जरी होगी तो सर्जरी के बाद मुझे ये कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, ये कॉम्प्लिकेशन मेरे सामने आने हैं। तो इस वजह से अगर हम ये पहले से प्लान करते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही है, बाद में इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ये क्यों ज्यादा है, क्यों पेशेंट रिस्क पे चला जाता है, क्यों उसको इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है सर्जरी की वजह से, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक चेंज एजेंट बन जाते हैं कि उसके लिए प्लान करें कि आप ये चीजें किस तरह हमने प्लान करनी है ताकि उसकी प्रोग्रेस हो, क्लाइंट की प्रोग्रेस हो, बेहतरी की तरफ चला जाए, उसकी जो डिजीज है उसमें उसका प्रोग्रेस हो जाए। मतलब प्रोग्रेस वो होता है, प्रोग्रेस का मतलब ये है कि रिकवरी, किस तरह वो रिकवर होता है उसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। तो उसकी रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान अकॉर्डिंग टू दी एक चेंज एजेंट जो होता है, जो नर्स होता है, चेंज एजेंट वही करवाता है ताकि उसके लिए प्लान बने।